हाँ जी भाई, नमस्कार सभी दोस्तों को। कैसे हो आप? देखो, अभी हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद करिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी वजनदार क्वेश्चन है। मज़ा आएगा आपको। और शायद आपने पढ़ भी रखे होंगे ये वाले क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। बिल्कुल नए और फ्रेश क्वेश्चन हैं। तो वेलकम आप सभी दोस्तों का। अब हम शुरू कर रहे हैं 50 बेहतरीन प्रश्न सीडीपी के, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करोगे तो आपको सारी क्लासेज के लिंक, नोटिफिकेशन टेलीग्राम के ऊपर सब कुछ मिल जाएगा। चलिए देखें। तो हमारा यहाँ पर टेलीग्राम तो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक दिया हुआ है आपको यहाँ पे। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, बुद्धि का एकल गठक या एकल अव्यय। देखो एक ही बात है, एकल अव्यय आए भले एकल गठक आए। ये जो सिद्धांत है ना, किसके द्वारा दिया गया था? थॉर्नडाइक, पावलोव, एल्फ्रेड बिने या फ्रीमैन? फ्रीमैन। ये आदमी फ्री था क्या? अरे एल्फ्रेड बिने होगा ना भाई इसमें तीसरा ऑप्शन। बुद्धि के संदर्भ में देखो, एकल घटक या फिर एकल अव्यय सिद्धांत का प्रतिपादन ये काफ़ी फेमस मनोवैज्ञानिक रहे हैं एल्फ्रेड बिने, इन्होंने किया था। 2 नंबर का प्रश्न देखिए, बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं सामाजिक व मित्रतापूर्ण व्यवहार करने वाले, तनाव मुक्त या उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई भी नहीं। बहिर्मुखी, अंतर्मुखी। बहिर्मुखी की बात कर रहा है। देखो, बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति वे होते हैं जो जल्दी से लोगों के साथ में अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं, है ना। इस प्रकार के व्यक्ति सामाजिकता से पूर्ण और व्यवहार में मित्रवत होते हैं। तो सामाजिकता और मित्रतापूर्ण व्यवहार वाला आंसर इसका सही कर देंगे, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलो। कई लोग नहीं होते, हम पहली बार मिलते हैं और वो ऐसी छाप छोड़ देते हैं ऐसे बोल बोल के अच्छे से, तो उस तरह के व्यक्ति होते हैं वो। अगला प्रश्न देखिए, सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार इनमें से सुपरस्टार अति मानव वह होता है जिसे ज़्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाता है, जिसे विविध जोड़ों द्वारा चयन किया जाता है, या फिर उपरोक्त दोनों, या तो इनमें से कोई भी नहीं। तो बताओ भाई क्या उत्तर होगा? देखिए दोस्तों, सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार सुपरस्टार वो होता है जिसे ज़्यादातर लोगों के द्वारा चयन किया जाता है, क्योंकि पैमाना सामाजिक है। अब यहाँ पर तो ज़्यादातर लोगों वाला ही काम आएगा ना, वोटिंग का। चलते हैं 4 नंबर का प्रश्न देखिए, व्यक्तित्व के मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त शब्द साहचर्य परीक्षण विधि का प्रयोग जुंग के द्वारा कौन से साल में किया गया था? बताओ। हाँ जी, 1912, 1922, 1848, 1910। 1910 होगा दोस्तों इसमें सही उत्तर। कितना? 1910। जुंग ने व्यक्तित्व मूल्यांकन के लिए शब्द साहचर्य परीक्षण का निर्माण किया था, ये दिया था। चलो 5वें नंबर का प्रश्न देखिए। अब आप ये पूछ रहा है कि बताओ भाई, लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आँखों एवं बालों के रंग में विविधता तथा विचलन को क्या कहते हैं? अब आपको इसका भी पता चल जाएगा आज। काहे चक्कर से हो? हाँ, कौन सा अंतर है? भावनात्मक अंतर तो कौन है भाई, भौतिक अंतर वैसे कच है, मानसिक भी कौन है। तो ऑप्शन तो एक ही बच रहा है हमारे पास में, भौतिक अंतर। बी ऑप्शन करेंगे। लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आँख, बालों के रंग में विविधता और विचलन, इन ये सब भौतिक अंतर की संज्ञा दी गई है इनको। 6 नंबर का प्रश्न देखो तो जरा, इनमें से कौन से घटक के प्रभाव से शैक्षिक पिछड़ापन नहीं उत्पन्न होता है? बताओ, शैक्षिक पिछड़ापन उत्पन्न नहीं होता है कौन से घटक के प्रभाव से? परिवार की खराब सामाजिक आर्थिक स्तर, स्कूल की शोचनीय शैक्षणिक माहौल, या तो फिर परिवार का पैसा या परिवार की शोचनीय भावनात्मक वातावरण। देखो, ये पिछड़ापन उत्पन्न नहीं होगा परिवार का पैसा, तीसरा ऑप्शन होगा इसमें। शैक्षणिक जो पिछड़ापन होता है ना, इसके कई सारे मुख्य कारण होते हैं, जैसे सामाजिक आर्थिक स्थिति हो गई, भावनात्मक वातावरण हो गया, स्कूल का वातावरण हो गया। इन सब के उन्नयन से शैक्षणिक स्तर ऊपर उठता है, और परिवार का पैसा बालक के शैक्षणिक स्तर पर कोई प्रभाव डालता नहीं है, इसलिए हम तीसरा ऑप्शन कर रहे हैं यहाँ पे। आगे चलो 7वें नंबर के प्रश्न में उत्तर बता दो आप मेरे को, क्या उत्तर होगा? समान आयु वर्ग के संबंध अन्य सहपाठियों से
जब किसी छात्र की तुलना की जाती है तो उसमें एक स्पष्ट शैक्षणिक कमी दृष्टिगोचर होती है, ऐसे बच्चे को क्या कहते हैं? बताओ जी, क्या उत्तर होगा इसमें? क्या कहते हैं ऐसे बच्चे को? तो मेरे दोस्तों, ऐसे बच्चे को कहा जाता है पिछड़ा बालक। इसमें करेंगे हम बी ऑप्शन। वो बालक जो सामान्यतः अपने आयु वर्ग के बालकों के बुद्धि लब्धि से कम बुद्धि लब्धि रखता हो और तुलनात्मक रूप से कमी या त्रुटि प्रदर्शित करता हो, तो ऐसे बालक पिछड़े बालक की श्रेणी में आते हैं। ठीक, चलिए 8वें नंबर का प्रश्न देखिए। ये किसने कहा था? क्या सृजनशील मानव मस्तिष्क द्वारा संबंधों को रूपांतरित करके नई विषय वस्तु का, यहां पर आप कर लो रचनात्मक, ठीक है ना, नई विषय वस्तु का रचनात्मक सर्जन कर नए अंतर संबंधों का विकास करने की शक्ति का पर्याय है, ऐसा किसने कहा था? देखो दोस्तों, ऐसा कहा था स्पीयरमैन ने। पहला ऑप्शन होगा मानव के मस्तिष्क द्वारा संबंधों को रूपांतरित करके। तो मानव के मस्तिष्क को रूपांतरित कौन कर रहा है? स्पीयरमैन कर रहा है, स्प्रिंग से हिला हिला करके। ऐसे याद कर लो, इतना सा काफ़ी है। चलिए मुझे बताइए, आईपीसी का पूरा नाम क्या है? भारतीय डाक संहिता, भारतीय दंड संहिता, भारतीय जन अदालत, या तो फिर इनमें से कोई भी नहीं। आईपीसी के बारे में बात कर रहा है। आईपीसी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों इंडियन पैनल कोड। इंडियन पैनल कोड, इट मीन्स भारतीय दंड संहिता। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अपन। 10 नंबर का प्रश्न है, बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतया किस पर निर्भर करता है? बताओ जी, बालक का जो प्रारंभिक विकास होता है ये किस पे निर्भर करता है? माता पिता पे, वातावरण पे, विद्यालय के वातावरण पे, या तो फिर समाज के वातावरण पे? तो भाई लोगों, यहाँ पे हमारा आंसर आएगा माता पिता के ऊपर। बालक के प्रारंभिक विकास पर उसके माता पिता का प्रभाव पड़ता है, इसीलिए माता पिता को बालक का प्रथम शिक्षक माना जाता है ना। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए। सामान्यतः यह देखा जाता है कि बच्चा थोड़े बहुत मायने में अपने माँ बाप से भिन्न होता है। इसे किसके आनुवंशिकीय नियम के जरिए आप पढ़ सकते हो, विश्लेषित कर सकते हो, आप इसका आंसर कर सकते हो। बताइए जल्दी से, देखें क्या आंसर होगा इसमें। बहुत बढ़िया, हाँ जी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ना, समानता, विभेद, अवनति कीटाणु की जनन द्रव्य सिद्धांत के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी करेंगे, विभेद। बी ऑप्शन, ठीक है ना। इसे आनुवंशिकता के विभेद के नियम के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। किसी जिज्ञासु छात्र को प्रेरित करने में निम्न में से कौन एक कारगर उपाय है? जिज्ञासु छात्र को प्रेरित करने के लिए पूछ रहा है। सजा के द्वारा, प्रशंसा के द्वारा, आलोचना के द्वारा, या तो फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो भाई देखिए यहाँ पर आंसर आएगा हमारा प्रशंसा के द्वारा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या करेंगे? बी राइट आंसर। सकारात्मक अभिप्रेरणा सबसे उपयुक्त मानी जाती है, यानी कि प्रशंसा करके किसी जिज्ञासु बालक को प्रेरित किया जा सकता है और यही सर्वाधिक उपयुक्त विधि भी होती है। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए। खेलकूद के जरिए बच्चों में किस प्रकार का विकास संभव है? बताओ। खेलकूद के जरिए बच्चों में किस प्रकार का विकास संभव है? परस्पर सम्मान की भावना, सहयोग एवं सामंजस्य, सामाजिक गुण, या इनमें से सभी? तो भाई लोगों देखिए यहाँ पे हमारा आंसर आएगा इनमें से सभी, डी ऑप्शन, ठीक है ना। खेलकूद के जरिए बालकों में शारीरिक विकास के साथ साथ सहयोग, सामंजस्य की क्षमता का विकास होता है। परिणाम स्वरूप बालक में सामाजिक गुण भी विकसित हो चुके होते हैं। 14 नंबर का प्रश्न देखिए, क्या उत्तर होगा बताओ। क्या बुद्धिमान माता पिता, अभिभावक के बच्चे संतानें सदैव पढ़ाई में तेज होते हैं? हाँ, नहीं, मनोवैज्ञानिक संबंध में कोई उत्तर नहीं दे सकता, ये ईश्वर पर निर्भर है। बताइए। ओके, तो गाइज यहाँ पे हमारा आंसर आएगा नहीं, बी ऑप्शन कर रहे हो ना आप। बुद्धिमान माता पिता के बच्चे सदैव पढ़ाई में तेज हों ये जरूरी नहीं है। आगे चलते हैं। 15 नंबर के प्रश्न में देखिए। बच्चों के सामाजिकरण करने की 2 विधियों में एक स्नेहपरक सजा और दूसरी क्या है?
द्वितीय मनोवैज्ञानिक सजा सम्मिलित है, या उद्देश्यपरक सजा, या मानसिक सजा शामिल है इसमें, या अस्थायी सजा शामिल है। तो भाई देखो यहाँ पे आंसर क्या होगा, उद्देश्यपरक सजा सम्मिलित है इसके अंदर। बच्चों के सामाजिकरण करने की दो विधियों में प्रथम स्नेहपरक सजा होती है, दूसरी उद्देश्यपरक सजा होती है, याद रखिएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप, क्या है क्वेश्चन। 2 से 3 वर्ष की आयु के मध्य एक बच्चे की भाषाई विकास दर प्रतिशत में बढ़ती है, तो लगभग कितने परसेंट बता सकते हो आप यहाँ पे। 50 to 100, 1000, 2 से 10, 20 से 50, 50 to 5। ये तो लॉजिक बन नहीं रहा डी ऑप्शन का, तो यहाँ पे है ना, तो इसमें 2 से 10 करेंगे हम, बी ऑप्शन होगा। 2 से 3 आयु वर्ग के मध्य किसी बच्चे की भाषा का शब्दकोश भंडार जो है ना, लगभग 100 शब्दों का हो जाता है। तो प्रतिवर्ष 2 से 10% बढ़ते रहते हैं ये, राइट। तो ये प्रश्न आगे आएगा भी, याद रखिएगा आप लोग इस चीज को। 2 से 3 वर्ष का जो बालक होता है, तो इस एज में शब्द भंडार कितना हो जाता है, लगभग 100 शब्द। आगे चलिए, मानवों मनुष्यों में विकास की सबसे तीव्र गति होती है, बताइए कब होती है ये सबसे तीव्र गति। बाल अवस्था में, किशोर अवस्था में, या शैशव अवस्था में, या यौवन अवस्था में। अब देखो इस तरह से दोनों ऑप्शन आ जाए ना आपके पास में, तो इसका मतलब क्या समझ रहे हो, प्रश्न ओवरऑल वृद्धि के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर हम बी ऑप्शन करेंगे, किशोर अवस्था के अंदर, ठीक है ना। सबसे तीव्र गति होती है इसमें, इसीलिए तीव्र विकास के कारण क्या होता है ना, बालक सामंजस्य स्थापित ना कर पाने के कारण इस अवस्था के अंदर तनाव में रहता है। 18 नंबर का प्रश्न देखिए, गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को क्या कहते हैं, बताओ। गर्भ धारण करने से शिशु के जन्म की अवधि जो होती है ना, उस अवधि का नाम बताओ भाई। किशोरावस्था, शैशवावस्था, प्रसव पूर्व काल, या वयस्कता। तो भाई देखो इस प्रश्न में होगा प्रसव पूर्व काल। गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को प्रसव पूर्व काल कहा जाता है, और इसकी अवधि लगभग 280 दिन, या तो फिर आप 9 महीने भी मान सकते हो। देखो ऑप्शन में 9 महीने भी मिल सकता है और 280 दिन भी मिल सकता है आपको। भाई 9 महीने और लगभग 10 दिन का टाइम होता है ये, 9 महीने और 10 दिन कर सकते हो, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जीन पियाजे द्वारा, प्रश्न क्या है, जीन पियाजे द्वारा परिभाषित चरण जिसमें संज्ञानात्मक विकास की शुरुआत शिशु द्वारा अपनी संवेदना एवं गतिविधियों का इस्तेमाल दुनिया को समझने के साथ होता है, तो कहलाती है संवेदी मोटर अवस्था, संचालन पूर्व अवस्था, साकार मूर्त अवस्था, या इनमें से कोई भी नहीं। तो भाई लोगों इस प्रश्न में आंसर क्या होगा, संवेदी मोटर अवस्था, पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा इसमें, ठीक है। चलिए देखो पियाजे ने मानव के संज्ञानात्मक विकास को 4 स्तरों में बांटा था। प्रथम स्तर जिसको संवेदी गामक अवस्था कहा जाता है, या संवेदी मोटर अवस्था, तो उसी की एज होती है 0 से 2 साल। इसमें बालक अपनी संवेदना और गतिविधियों का इस्तेमाल करने लग जाता है, अपने बाहों को अभिव्यक्त करना दूसरों को समझने के लिए करता है, राइट ना। चलो आगे चलते हैं। रोशा शाही डब्बा परीक्षण जो व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका विकास किसके द्वारा किया गया। रोशा शाही डब्बा परीक्षण का क्या करता है, व्यक्तियों का मूल्यांकन करने के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, ये भी याद रखना है तुम्हारे को। तो गाइज इस प्रश्न में हमारा सही उत्तर हो जाएगा हरमन रोशा, तीसरा ऑप्शन। रोशा शाही डब्बा परीक्षण का आविष्कार हरमन रोशा के द्वारा किया गया। यह परीक्षण व्यक्तित्व के मूल्यांकन की विधि है। अगला देखिए, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, बताइए। बहुबुद्धि का सिद्धांत, देखो मैं आपको याद करवाता हूँ। इसको कैसे याद करेंगे, एक गार्डन है ना, उसमें बहुत सारे लोग बैठे हैं, ठीक है ना। एक अड़े बैठे हो जाए, एक अड़े बैठे हो जाए, एक अड़े एक अड़े एक अड़े 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 अड़े, बहुत सारा बैठे थे, भी बैठा हो जाएगा मान, सारा जो भी क्लास देख रहे हो ना सारा अड़े बैठे होते। हाँ तो अब देखो इंसान एक है, तो एक इंसान में बुद्धि भी है ना, तो कितने इंसान हो गए, तो बहुत सारी बुद्धि हो गई यहाँ पे गार्डन के अंदर। अरे गार्डन में बहुत सारे लोग हैं तो बुद्धि भी बहुत सारी हो गई ना। तो बहुबुद्धि, बहु का मतलब ज्यादा बुद्धि है ना, और कहाँ पे, गार्डन के अंदर।
तो इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो तीसरा ऑप्शन कर देंगे इसके अंदर हम, कोई दिक्कत नहीं है, सभी को आ जाना चाहिए। बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के विकास के लिए बहुत सारे तत्व उत्तरदायी होते हैं। ये ऐसे मानते हैं, जैसे कौन कौन से होते हैं? एक तो परिवेश, परिवेश, शिक्षा, बुद्धि का स्तर, बुद्धि का स्तर, सामाजिक और अनुवांशिकता, ये सभी। 22 देखें, अपने आसपास के वातावरण माहौल के साथ सामंजस्य बिठाने की क्षमता, बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाला मनोवैज्ञानिक कौन था? बताइए क्या होगा इस प्रश्न में हमारा सही उत्तर? जीन पियाजे होगा, थॉर्नडाइक होगा, हार्वर्ड गार्डनर होगा, या तो फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो भाई लोगों, इस प्रश्न में आंसर आएगा नंबर 1 ऑप्शन, जीन पियाजे। अपने आसपास के वातावरण के साथ में सामंजस्य बिठाने की क्षमता को बुद्धि के साथ में जोड़ने का प्रयास जीन पियाजे के द्वारा ही किया गया था। अब देखिए, जीन पियाजे ने बुद्धि को एक ऐसी अनुकूलित प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया था जिसमें जैविक परिपक्वता की जो वातावरणीय परिस्थितियां होती है ना, उनके साथ में अंतःक्रिया होती है। तो जीन पियाजे ने बुद्धि के संबंध में संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, याद रखिएगा। इसके बारे में बता दिया मैंने, चारों स्टेजों के बारे में बात कर ली थी अपन ने पहले। थॉर्नडाइक का सिद्धांत इनमें से किस वर्ग के तहत सूचीबद्ध किया गया? थॉर्नडाइक का सिद्धांत बताइए। व्यावहारिकता का सिद्धांत, ज्ञानात्मक सिद्धांत, या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, या इनमें से कोई भी नहीं? देखो, जो थॉर्नडाइक थे ना, ये एक तरह से व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है ना। तो इनके सिद्धांत जो था उसको व्यवहारिकता का सिद्धांत के अंदर ही रखा गया है। इनका लॉ ऑफ इफेक्ट का जो नियम था, मतलब प्रभाव का नियम, वो दिया था। थॉर्नडाइक का ये मानना था कि जब किसी उद्दीपन के प्रति कोई अनुक्रिया प्रदर्शित की जाती है ना, और उससे संतोष मिलता है, उससे हमें थोड़ा आराम मिलता है, तो अधिगम प्रभावकारी होता है। यानी कि इस अनुक्रिया को बार बार करने का प्रयास किया जाता है, किंतु यदि कोई अनुक्रिया दुखद होती है तो उसे छोड़ दिया जाता है। और यही क्या है? लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। चलो 24 देखिए, ध्वनि के गति के अनुक्रम एवं उसकी संरचना को विनियमित करने के नियमों से संदर्भित भाषा का घटक अव्यय कहलाता है। क्या कहलाता है? सिमेंटिक, व्याकरण, ध्वनि उच्चारण विज्ञान, या तो फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो बताओ दोस्तों क्या उत्तर होगा इसमें? 24 नंबर के क्वेश्चन के अंदर आंसर बताइए। बहुत ही बढ़िया। ध्वनि उच्चारण विज्ञान समझ में आया? बढ़िया, आगे चलते हैं। देखो, इसमें क्या होता है ना, ध्वनि उच्चारण विज्ञान के अंतर्गत ध्वनि की गति और उनकी संरचना के संदर्भ में भाषा का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, इनमें से कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है तथा इस प्रकार शरीर की सामान्य तथा अनुपातिक विकास को प्रभावित करती है? बताओ जी, 25 नंबर के प्रश्न में क्या उत्तर होगा? 25 नंबर के क्वेश्चन में आप आंसर बता दीजिए। देखो दोस्तों, इस प्रश्न में हमारा उत्तर होगा यौन ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, मूत्र ग्रंथि, या इनमें से कोई भी नहीं। आप में से कई लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, कई बी बता रहे हैं, कई सी बता रहे हैं, कई डी भी बता रहे हैं। तो डी वालों का बिल्कुल सही है। कौन कौन बता रहे थे भाई डी? डी वाला कौन कौन सी रहे? डी सही है। अरे पीयूष जो ग्रंथि है ना, या मास्टर ग्रंथि है, तो ते मास्टर बनवाड़ा जो अतरो से तो याद रखो। तो ये मास्टर ग्रंथि कहलाती है, पीयूष ग्रंथि। किसी भी ग्रंथि के द्वारा इसको नियंत्रित नहीं किया जाता है, ये स्वयं नियंत्रित होती है, ठीक है, सेल्फ कंट्रोल्ड। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी प्रकृति भावनात्मक विकास से संबंध नहीं रखती है? बताओ जी, कौन सी प्रकृति है वो जो भावनात्मक विकास से संबंध नहीं है जिसका? 26 में। तो गाइज, इस प्रश्न में हमारा सही उत्तर होगा, देखो पहला ऑप्शन है, भावनाओं की उत्पत्ति शारीरिक परिवर्तन के साथ शुरू होती है। भावनाओं का प्रस्फुटन जन्म के साथ में होने लगता है। शुरुआत बाह्य काल के दौरान भावनाओं का प्रचंड रूप नजर आता है। भावनाएं शारीरिक विकास से असंबंधित होती हैं।
तो देखो मैं आपको बता दूं, भावनात्मक विकास मानव के जन्म से प्रारंभ नहीं होता है। ये विकास मानव के सामाजिक परिवेश के साथ में संबंध स्थापित करने के बाद में होता है। तो शारीरिक विकास का संबंध भावनात्मक विकास से नहीं होता है। इसमें हम बी ऑप्शन करेंगे, भावनाओं का प्रस्फुटन जन्म के साथ में होने लगता है। समझ में आया? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, एक शिशु का सामाजिक विकास निर्भर होता है, बताइए किसके ऊपर? सामाजिक विकास। पहला ऑप्शन है उसकी अन्य लोगों के साथ में अंत्य क्रिया के ऊपर, शिशु को मिलने वाले प्यार और अपनत्व के ऊपर, या फिर उसके द्वारा दूसरों पर ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता के ऊपर, या उपरोक्त सभी। तो भाई लोगों यहाँ पर आंसर आएगा हमारा उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन। शिशु का सामाजिक विकास का निर्धारण उसका लोगों के साथ में अंत्य क्रिया और उसके पारिवारिक स्नेह द्वारा होता है। साथ ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता भी शिशु के सामाजिक विकास के ऊपर प्रभाव डालती है। आया ना? आगे चलते हैं। तो 28 देखिए, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है, बताइए व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है पर्यावरण के साथ में, जीवन के साथ में, प्रकृति के साथ में, या उपरोक्त सभी? क्या उत्तर होगा बताओ भाइयों? यहाँ पे आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन। समायोजन की बात करें हम तो ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को अनुकूलित कर लेता है। पर्यावरण, जीवन और प्रकृति के साथ में समायोजन व्यक्तित्व स्थायी समायोजन के कुछ लक्षण माने जाते हैं। 29 देखिए, दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है 100, 60, 50 और 10, बताइए। तो गाइज इसमें आंसर होगा हमारा 100। कितना होगा? 100 शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार लगभग 100 शब्द हो जाता है। ये अवस्था शैशवावस्था के अंतर्गत आती है। शैशवावस्था की जो एज होती है ना, वो 0 से 5 या 6 वर्ष की मानी जाती है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, संवेगों की उत्पत्ति होती है, बताइए संवेगों की उत्पत्ति मूल प्रवृत्ति, गत्यात्मक क्रियाएं, पोषण, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। देखो प्राणी किसी उत्तेजित मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दशा को संवेग कह सकते हो आप प्राणी की, ठीक है ना, जिसमें किसी निश्चित उद्देश्य के लिए प्राणी की भावनाएं प्रबल हो जाती हैं। इन संवेगों की बात करें तो इन संवेगों की उत्पत्ति प्राणी की जो मूल प्रवृत्तियां होती है ना, उनके कारण होती है। तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा पहला ऑप्शन। 31 देखिए अब आप, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शर्म, देखो क्या उत्तर होगा? बाल्यावस्था, बी ऑप्शन। संवेगात्मक विकास की दृष्टि से बाल्यावस्था सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और अनोखा काल माना जाता है संवेगात्मक विकास की दृष्टि से। तो बाल्यावस्था हो जाएगा इसमें। देखो आपके सामने आ रहा होगा किशोरावस्था, लेकिन जो किशोरावस्था के अंदर तो ये चीजें अपने चरम सीमा पर पहुंच जाती हैं। यहाँ पर केवल विकास की बात कर रहा है। इन चीजों का विकास किस अवस्था में होता है? स्टार्टिंग तो बाल्यावस्था से होती है, समझ जाओ आप, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? मूल प्रवृत्ति जो जिज्ञासा है, इसका संबंध संवेग कौन सा है? भय, घृणा, आश्चर्य और भूख। देखो जिज्ञासा का है आश्चर्य से, तीसरा ऑप्शन करेंगे, ठीक है ना। मैकडूगल के अनुसार प्राणी की जो मूल प्रवृत्ति होती है जिज्ञासा, इसका संबंध आश्चर्य से होता है। व्यवहार के निर्धारण में मूल प्रवृत्तियों का योगदान महत्वपूर्ण होता है, ठीक है ना भाई। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 33 नंबर का, सीखने के नियम के प्रतिपादक का नाम बता दीजिए आप। सीखने के नियम के प्रतिपादक का नाम फ्रायड, स्किनर, थॉर्नडाइक और एडलर। तो गाइज इस प्रश्न में आंसर आएगा थॉर्नडाइक। क्या आएगा भाई? थॉर्नडाइक राइट आंसर करेंगे हम इसके अंदर, तीसरा ऑप्शन। थॉर्नडाइक के द्वारा सीखने के नियम का प्रतिपादन किया गया था। इसके अनुसार व्यक्ति विशेष कार्यों में विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया करता है। तो आप बता सकते हैं कि थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए थे, उनका नाम आपको पता ही होगा शायद तीनों नियमों का। पहला जो नियम था वो था अभ्यास का नियम, ठीक है। जो दूसरा नियम था वो था प्रभाव का नियम, और जो थर्ड नियम था गाइज वो था तत्परता का नियम, राइट ना। चलिए आगे चलते हैं। 34 देखिए, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? बता दीजिए शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति और चिंतन प्रक्रिया। तो भाई लोगों यहाँ पर आंसर आएगा चिंतन प्रक्रिया,
चिंतन प्रक्रिया इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, शैशवावस्था में चिंतन का विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक का व्यवहार उसके मूल संवेगों से निर्देशित होता है। चिंतन का विकास बाल्यावस्था का मुख्य लक्षण होता है। ठीक है, अब अधिगम प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति और अनुकरण मतलब दोहराना, इनकी प्रकृति शैशवावस्था की मुख्य विशेषता होती है। अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर का, और मुझे आप बताइए यहाँ पे क्या आंसर होगा। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? बताओ। कोल्सनिक ने कहा था, पियाजे ने कहा था, स्किनर ने कहा था या हरलोक ने कहा था? तो बताओ जी क्या आंसर होगा इसमें। गाइज इस क्वेश्चन में आंसर आएगा हमारा स्किनर। स्किनर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। स्किनर के अनुसार क्या है ना, विकास सतत चलने वाली एक प्रक्रिया होती है जो धीरे धीरे चलती है और लास्ट में पूरी तरह से पूर्णता को प्राप्त कर लेती है। 36 नंबर का क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो भाई देखो इस प्रश्न में हमारा उत्तर होगा समावेशी शिक्षा, पहला ऑप्शन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जो 2005 है, NCF 2005, इसके तहत निःशक्त बालकों के लिए समावेशी शिक्षा की घोषणा की गई है। तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत क्या है ना, प्रत्येक वर्ग के बालक को, जो आयु वर्ग के समान बालक होनी चाहिए उस एज के अंदर। ठीक है ना, आयु वर्ग के समान बालकों की बात कर रहे हैं अपन। लेकिन क्या है ना, सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक रूप से अलग अलग हो, उन्हें एक साथ शिक्षा दी जा सकती है। इससे बालकों में नकारात्मक व्यवहार की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी, नगण्य हो जाएगी, और सहयोग और भाईचारे की भावना का विकास होगा। ये कहता है NCF 2005। चलो चलते हैं 37 नंबर का प्रश्न देखिए, बाल्य अवस्था होती है, बताइए 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक या इनमें से कोई भी नहीं? तो दोस्तों बाल्यावस्था जो होती है ना, ये 12 वर्ष तक होती है, बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। बाल विकास के संदर्भ में हम बात करें तो बाल्यावस्था जन्म के बाद की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। ये अवस्था 6 से 12 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था को अनोखा काल की संज्ञा दी गई है। राइट, विकास की, सामाजिक विकास की दृष्टि से बात करें तो बाल्यावस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। अगला देखिए 38, व्यक्तित्व विकास की अवस्था के बारे में बता दीजिए आप। अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिवृत्त अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन या इनमें से कोई भी नहीं? तो भैया देखिए यहाँ पे हमारा आंसर होगा अधिगम एवं वृद्धि, पहला ऑप्शन। व्यक्तित्व विकास की अवस्था को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में? 3 भागों में। एक तो अधिगम एवं वृद्धि, ठीक है, अधिगम एवं वृद्धि। दूसरा होता है दोस्तों आपका अधिगम एवं परिपक्वता, अधिगम एवं परिपक्वता। राइट, और अगला होता है विकास की प्रक्रिया, विकास की प्रक्रिया। ठीक है, चलिए 39 देखें, पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं सीखने की गति धीमी होती है, जिनकी बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 होता है, मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित व्यवहार करते हैं या उपरोक्त में से सभी? पिछड़े बालक, बताइए भाई। देखिए यहाँ पर आंसर होगा उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन करेंगे हम इसमें। पिछड़े बालकों के अंतर्गत वे वो बालक आते हैं जो अपनी स्कूली कक्षा से एक नीचे की कक्षा की समस्या को हल करने में अक्षम होते हैं, जिसकी बुद्धि लब्धि 80 से 90 के मध्य में होती है, समायोजन में समस्या का सामना करते हैं। रिजल्ट क्या निकलता है उसका? अधिगम कार्य बहुत धीमा हो जाता है इससे। ठीक है ना, तो विकल्प डी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40, विकास में वृद्धि से क्या मतलब है, बताइए। विकास में वृद्धि से तात्पर्य बता दो आप। ज्ञान में वृद्धि से मतलब है, संवेग में वृद्धि से मतलब है, वजन में वृद्धि से मतलब है, या आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि से मतलब है? देखिए दोस्तों, विकास में वृद्धि से मतलब जो है ना वो है आकार, सोच, समझ और कौशलों के अंदर वृद्धि से। डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। विकास क्या है ना, प्राणियों के अंदर सतत चलने वाली एक प्रक्रिया होती है जिससे प्राणी का सर्वांगीण विकास होता है। विकास का जो उत्तरोत्तर परिणाम होता है ना, आकार, सोच, समझ, कौशल, इनमें वृद्धि प्राप्त करना है। ठीक है, नेक्स्ट, परिपक्वता का संबंध बता दीजिए आप मेरे को। परिपक्वता का संबंध किससे होता है, जल्दी बताइए। विकास, बुद्धि, सृजनात्मकता और रुचि। तो गाइस परिपक्वता का जो संबंध होता है ना वो होता है विकास से। पहला ऑप्शन हो जाएगा। विकास वो प्रक्रिया होती है जिसमें बालक मानसिक एवं शारीरिक रूप से परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है
तनाव और क्रोध की अवस्था के बारे में बता दीजिए आप। तनाव और क्रोध की अवस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था और वृद्धावस्था। देखो तनाव और क्रोध की अवस्था के बारे में आप सभी को पता होगा आई थिंक, तो ये होती है किशोरावस्था। बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। किशोरावस्था मानव जीवन की एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें मानव परिपक्व होने के लिए प्रयास करता है ना। परिणाम स्वरूप उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसी के बारे में एक व्यक्ति हैं, एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम आप सभी जानते हैं, स्टैनले हॉल। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि किशोरावस्था बड़े ही तूफान, तनाव और संघर्ष का काल होता है। अगला देखिए 43। बताओ आप मुझे क्या उत्तर होगा इसमें। क्या यार इतना लंबा खींच दिया गया ना। एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि जांच लो भाई आप, IQ कितना होगा उसका। एक बच्चे की मानसिक आयु तो कितनी है दोस्तों? 12 वर्ष, और वास्तविक आयु कितनी है उसकी? 10 वर्ष। कर दो, देखें आंसर क्या होगा इसमें फटाफट से। कितना हो जाएगा? 120, 120। 12 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 गया, 120 हो जाएगा क्या? बिल्कुल सर सही है, तीसरा ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे, 120 यही होगा। अगला प्रश्न देखिए 44। शारीरिक विकास का क्षेत्र बता दो आप मुझे। शारीरिक विकास का क्षेत्र पूछ रहा है। स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा या समायोजन। तो दोस्तों शारीरिक विकास का जो क्षेत्र होता है ना, वो होता है स्नायुमंडल। स्नायुमंडल नंबर 1 ऑप्शन करेंगे इसमें हम राइट आंसर, ठीक है ना भाई। स्नायुमंडल का संबंध शारीरिक विकास के क्षेत्र से होता है, जबकि स्मृति, अभिप्रेरणा, समायोजन इन सब का मानसिक विकास के क्षेत्र से होता है संबंध। अगला प्रश्न देखते हैं 45। मूल्यांकन किया जाना चाहिए। बताइए, मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, पता लगता है बच्चों की उपलब्धि का, बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगता है। तो भैया देखिए यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, ठीक है ना। देखो मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा बालक के सीखने के स्तर का पता लगाया जाता है। साथ ही साथ अधिगम प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाली जो समस्या होती है उनका भी पता लगाया जाता है, ताकि उसका उचित समाधान किया जा सके, ठीक है ना भाई। तो इसमें होगा थर्ड ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए आप 20 नंबर का, वो 46 नंबर का। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण, संवेगात्मक विकास के कारण, संज्ञानात्मक विकास के कारण और नैतिक विकास के कारण। तो भाई देखो शरीर के आकार में वृद्धि जो होती है ना, वो होती है शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण। तो इसमें होगा हमारा पहला ऑप्शन, ठीक है ना। जबकि संवेगात्मक, संज्ञानात्मक और नैतिकता से उसके मानसिक विकास में वृद्धि होती है, राइट। चलते हैं 47 देखिए। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बताइए आप। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति और उपरोक्त समस्त। तो दोस्तों इसमें क्या आंसर होगा? उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन, ठीक है ना। वंशानुक्रम, परिवेश, वातावरण, सामाजिक स्थिति, ये सब। अगला प्रश्न देखिए 48 नंबर का। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना है? बताओ कौन से मनोवैज्ञानिक हैं वो? बढ़िया दोस्तों, उनका नाम है पियाजे। क्या नाम है भाई? पियाजे नाम है, बी ऑप्शन हो जाएगा। इन्होंने कहा था कि सीखने का तात्पर्य ज्ञान का निर्माण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49 नंबर का। RTE एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे योजना बना करके कार्य करना है? ये तो आप सभी को पता होगा ना भाई, सबको आता होगा ये वाला क्वेश्चन। बढ़िया 45 आवर, ठीक है ना, 45 घंटे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो RTE है, एक्ट 2009, इसके अनुसार निर्धारित किया गया कि प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षक को एक सप्ताह में कुल 45 आवर की योजना के ऊपर कार्य करना होगा। नेक्स्ट 50 नंबर का प्रश्न देखिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता, बताओ किन बच्चों के ऊपर? निःशक्त बच्चों के ऊपर, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के ऊपर, 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के ऊपर, या बच्चों की नियमित उपस्थिति के ऊपर? दोस्तों इस प्रश्न में हमारा सही उत्तर होगा 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच में। तीसरा ऑप्शन कर देंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारत में 6 से 14 वर्ष तक के समस्त जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा से संबंधित जो प्रावधान होते हैं वो करता है। और RT 2009 6 से पूर्व आयु के जो वर्ग के बच्चे होते हैं और
14 वर्ष के बाद के आयु के वर्ग के बच्चे होते हैं उनके ऊपर लागू नहीं होता है, यानी कि हमारा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 14 से 18। ठीक है भाई, 6 वर्ष से कम के बच्चों के ऊपर लागू नहीं होगा, 14 वर्ष से बाद के बच्चों के ऊपर लागू नहीं होगा, 6 से 14 वालों के ऊपर ही लागू होगा। ये वाली बात बोल रहा है ये इसमें, समझ में आया आपको।